Bismillahirrahmanirrahim. Students, hopefully you are fine. I am your chemistry teacher Muhammad Ali from the Hallmark School and College. और मैं आज अपने सबसे पहले तो जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के अंदर उनको इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूँ एंड आई होप कि आपका ये 2 ईयर ड्यूरेशन यहाँ पे बहुत इफेक्टिव गुजरेगा और बहुत सी चीज़ें आप इंशाल्लाह सीखेंगे और एट द एंड इंशाल्लाह यहाँ से कुछ बन के आगे आपकी जो लाइफ है, जो फ्यूचर है, वो आप यकीनन अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने इस पूरी सोसाइटी के लिए एक फ्रूटफुल पर्सन बनेंगे। सो सबसे पहले हम आपको फर्स्ट ईयर का जो आपका कोर्स है केमिस्ट्री का, इसका एक जनरल आज हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और आज जो हम चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिस्ट्री बुक फर्स्ट और चैप्टर है फर्स्ट और चैप्टर फर्स्ट है आपका स्टोक्योमेट्री। सो आज हमने ये जनरल डिस्कशन करनी है कि स्टोक्योमेट्री क्या है, केमिस्ट्री के अंदर इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, हम क्यों इसको पढ़ेंगे, हमें इसको पढ़ के कौन कौन सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपकी लर्निंग में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे, ये सारी डिस्कशन हम आज करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपका ये एक नया चैप्टर है, इसकी कुछ आपको बेसिक्स शायद 9th-10th लेवल पे ज़रूर आपने डिस्कस की होगी, लेकिन इसमें बहुत सी नई चीज़ें आपने पढ़नी है क्योंकि ये एक मैथमेटिकल बेस्ड चैप्टर है। इसमें मोस्टली आप देखेंगे कैलकुलेशंस हैं, न्यूमेरिक्स हैं, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह आप लोग अपनी तवज्जो रखेंगे और मैं अपनी मेहनत करूँगा तो यकीनन ये चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री है क्या? स्टूडेंट्स, आपने केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ी, आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ी, आपने थर्मो केमिस्ट्री पढ़ी। जिस तरह केमिस्ट्री डिफरेंट फील्ड्स को कवर कर रही है, उसी तरह केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री वैसे अभी आपको रिकॉल करवा देता हूँ, टाइप ऑफ और द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी 2 टाइप ऑफ एनालिसिस, 2 टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। एक तो हम किसी भी चीज़ का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखते हैं और एक हम उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देखते हैं। यानी जब हम क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को स्टडी कर रहे हो किसी भी रिक्वायर्ड सैंपल की, तो इट मीन्स हम उसकी एनालिटिकल स्टडी कर रहे हैं, या एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम किसी भी रिक्वायर्ड सैंपल की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी को मेक श्योर करते हैं। सो स्टोइशियोमेट्री क्या है, स्टोक्योमेट्री क्या है? इसकी 2 प्रोनाउंसिएशंस हैं। वेस्टर्न के अंदर इसको स्टोक्योमेट्री और एशियन में इसको स्टिशियोमेट्री कहा जाता है। जो आपके लिए इजी हो, कन्वीनियंट हो, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप स्टोक्योमेट्री भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, आप स्टिशियोमेट्री भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो मेरे लिए कन्वीनियंट है कि मैं इसको स्टोक्योमेट्री प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो बाज़ लेक्चर्स में आप देखेंगे इसको स्टिशियोमेट्री भी प्रोनाउंस किया जाता है। सो व्हाट इज़ स्टोक्योमेट्री? स्टोक्योमेट्री है क्या? इट इज़ द ब्रांच ऑफ analytical chemistry in which we study quantitative relationship between a reactants and product। हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान जब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को हम कंपेयर कर रहे होते हैं, तो इस स्टडी को हम कहते हैं उसकी स्टोक्योमेट्रिक स्टडी, या उसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को जब आप देख रहे होंगे तो इस टाइप ऑफ स्टडी को बेसिकली हम लेते हैं इन स्टोक्योमेट्रिक कंडीशंस। अब यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक्स आपको पता हो। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? आपको ये चीज़ तो पता है, केमिस्ट्री के अंदर 9th-10th लेवल पे आप ये पढ़ के आ चुके हैं कि आपके पास एक केमिकल इक्वेशन होता है। केमिकल इक्वेशन है क्या? अगर आप जल्दी से इस क्वेश्चन को जहन में सोचें और ज़रा खुद माइंड में आंसर लाएंगे, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या है? समटाइम थिंग्स सीम इजी बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर। बाज़ औक़ात बहुत सी चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं उन टर्म्स को और हमें वो ईजी लगती हैं, लेकिन जब हम उनका आंसर एग्जैक्टली प्रिसाइज करना चाहते हैं तो फ़ौरन से हमारा माइंड क्लिक नहीं करता। सो ये मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिस के तौर पे कह रहा हूँ कि आपने अपने माइंड में सोचना है कि व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन है क्या। तो मेक श्योर कर लें कि आपको आंसर जहन में आ चुका है। केमिकल इक्वेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो क्या डेफिनेशन बनी? Symbolic representation of reactants and product in a chemical reaction is called chemical reaction or chemical equation. For example, मैं आपसे कहता हूँ नाइट्रोजन react with hydrogen and produce ammonia.
और इस चीज़ को आप राइट करें तो आप ज़ाहिर है इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में राइट करेंगे, लेकिन आपने जो यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है? बाय यूजिंग देयर केमिकल सिंबल। फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे N2 प्लस H2 gives us NH3। बैलेंस कर लेते हैं, N2 प्लस 3H2 gives us 2NH3। अब जरा गौर करें, ये जो चीज आपके सामने लिखी गई है, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस अमोनिया, ये क्या है? ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है? डेफिनेटली ये आपके सामने केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, और इस केमिकल इक्वेशन के अंदर आपको नजर आ रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है? इसके रिएक्टेंट्स हैं, और ये जो अमोनिया बना है ये इसका क्या है? ये इसका प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया आपको कि केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट। तो हम ये बात कर रहे थे कि स्टोइकियोमेट्री के अंदर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखते हैं। मींस स्टोइकियोमेट्री के अंदर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं, उनकी मिकदार को, उनके ग्राम्स को कंपेयर किया जाता है कि हमने कितने ग्राम्स रिएक्टेंट लिया था और कितने ग्राम्स प्रोडक्ट बनाए। जब हम उसका विद रिस्पेक्ट टू मैस या विद रिस्पेक्ट टू ग्राम्स उनका कंपैरिजन करते हैं, इस चीज को नाम दिया जाता है स्टोइकियोमेट्री। अब स्टूडेंट्स आपको कुछ बेसिक्स किसी भी केमिकल इक्वेशन में, जो कि इस चैप्टर के मैं समझता हूँ बैकबोन है, की पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए ताकि ये चैप्टर आपके लिए आगे कन्वीनियंट हो जाए। वो टर्म्स क्या है वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ मोल। मोल क्या होता है? व्हाट इज मोल? अगेन ये आपके लिए क्वेश्चन है क्योंकि 9th-10th पे आपने ये टर्म सुनी होगी और आप केमिकल इक्वेशन में डेफिनेटली इसको यूज भी करते हैं, लेकिन मोल है क्या? तो याद रखें मोल क्या है। मोल इज अ काउंटिंग यूनिट। मोल एक काउंटिंग यूनिट है। भाई सिंपली जिस तरह आप कुछ शॉप से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आप जाके दुकानदार से कहते हैं जी मुझे 1 kg शुगर दे दें, 5 kg राइस दे दें, तो ये आप जो उसको एक पैरामीटर साथ बताते हैं कि मुझे इस चीज़ की इतनी क्वांटिटी चाहिए, 5 kg या 10 kg, ये क्या है? ये काउंटिंग यूनिट है। इसी तरह आप फ्रूट की शॉप पे गए और आपने उसे कहा जी 1 डजन जो है वो ऑरेंजेस दे दें, 1 दर्जन आप माल्टे खरीद रहे हैं, तो डेफिनेटली वो 1 दर्जन की जो टर्म है वो क्या है? काउंटिंग यूनिट है। इसी तरह आप सेंटी को काउंटिंग यूनिट कहते हैं, सैकड़ा, ठीक है। इसी तरह आप डोजन की टर्म यूज करते हैं दर्जन के लिए। इसी तरह मोल भी क्या है? एक काउंटिंग यूनिट है। मुख्तलिफ चीज़ों को गिनने के लिए जब आप एक पैरामीटर यूज करते हैं तो उसको हम मोल कहते हैं। अब मोल है क्या? जिस तरह हमने कहा डोजन, डोजन स्टैंड फॉर 12, वॉट एवर द थिंग इज। डोजन एग्स हैं, डोजन ऑरेंजेस हैं, डोजन चेयर्स हैं, डोजन स्टूडेंट्स हैं। इट मीन्स जो भी चीज़ है अगर हम उसका 1 डोजन ले रहे हैं तो उसके अंदर उसके 12 यूनिट्स होंगे। सो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है मोल पे। वेन एवर वी से 1 मोल ऑफ एनीथिंग, it may be any element, it may be any fruit, it may be any grocery product। जब भी हम किसी चीज़ के एक मोल की बात कर रहे हैं तो याद रख लें मोल के अंदर भी कांस्टेंट नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, कांस्टेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और वो कितने हैं? वो हैं जी मोल के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23। तो क्या समझ आया आपको कि किसी भी चीज़ का जो एक मोल होता है, 1 मोल ऑफ एनीथिंग, इट पोजेस कांस्टेंट नंबर ऑफ यूनिट्स, कांस्टेंट नंबर ऑफ एटम्स, और वो कितने हैं? वो है 6.023 इंटू 10⁻23। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ 1 मोल शुगर ले आए, 1 मोल ऑरेंजेस ले आए, 1 मोल एप्पल्स ले आए, तो आपने कितने एप्पल्स या कितने ऑरेंजेस उठा के रखने हैं कि वो 1 मोल के इक्वल होंगे? कितनी यूनिट्स लेनी है? इट मीन्स जब आप 6.023 इंटू 10⁻23 एप्पल्स लेंगे तो ये इक्वल होगा किसके? 1 मोल के। इसी तरह जब आप 6.023 इंटू 10⁻23
ऑरेंजेस लेंगे तो ये एग्जैक्टली इक्वल होगा 1 मोल ऑफ ऑरेंजेस के। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मोल क्या है। मोल एक काउंटिंग यूनिट है और इसके अंदर किसी भी चीज़ के कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और वो कांस्टेंट नंबर क्या है, वो 6.023 इंटू 10⁻23 है। ये तो मोल्स का एक जनरल कॉन्सेप्ट था। आपके चैप्टर के अंदर स्टोइकियोमेट्री के अंदर मोल्स क्या है, तो मोल्स को हम डिफाइन करते हैं, मोल इज अ काउंटिंग यूनिट एंड व्हेन mole is a counting unit and when any number of particles which are in actual 6.023 into 10⁻23, जब किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि कितने हो 6.023 into 10⁻23 हो, वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, मे बी एटम्स, may be ions or may be molecules। सो हम जब किसी भी चीज़ के एटम, आइंस या मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 से, सो ये एग्जैक्टली इक्वल है उसके 1 मोल के। मींस 1 मोल क्या है या मोल क्या है, इज अ काउंटिंग यूनिट एंड इट कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ दैट स्पेसिफिक सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन, सो इट मीन्स 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। इसी तरह मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, सो ये इक्वल है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के। इसी तरह मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ सोडियम, सो ये इक्वल है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम के। सो मोल का आपको क्लियर हो गया, तो जल्दी से डेफिनेशन रिपीट कर लेते हैं। व्हाट इज मोल? मोल इज अ काउंटिंग यूनिट और मोल का हम फर्दर रिलेशन मैथमेटिकल डिजिट्स में कैसे करते हैं, सो हम कहते हैं दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 विच पोजेस बाय 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। जब हम किसी भी चीज़ का 1 मोल ले रहे हैं तो इट मीन्स उसके अंदर एक कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो कितने हैं, वो 6.023 इंटू 10⁻23 हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। असल में याद रख लें कि मोल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें केमिकल इक्वेशन से ही टैली हम करते हैं। आपके सामने इक्वेशन है, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस अमोनिया। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर देयर, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस, तो आप कैसे इन टर्म्स ऑफ मोल मुझे बताएंगे। सो याद रख लें केमिकल इक्वेशन के अंदर जो आपके पास केमिकल सिंबल होता है किसी भी चीज़ का, उसके साथ कोफिशिएंट की फॉर्म में जो मैथमेटिकल डिजिट्स होते हैं, ये मैथमेटिकल डिजिट्स रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। तो अब आपको यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि कितने मोल्स नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, सो जहाँ पे मैथमेटिकली यहाँ पे क्या है, जहाँ पे कुछ भी ना हो आपको पता है क्या होता है 1। सो हम क्या कहेंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट। पहले तो हमने क्या कहा था, नाइट्रोजन रिएक्ट, लेकिन ये इसकी साइंटिफिक स्टडी नहीं थी। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री जब भी हम किसी इक्वेशन को रीड करते हैं तो याद रखें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को विद नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो टैली करते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या कहेंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सो यहाँ पे क्या है 3। सो हम क्या कहेंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया। सो यहाँ पे अमोनिया के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, तो हम क्या कहेंगे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इसी तरह एक और प्रैक्टिस की इक्वेशन हम दोबारा से लिख लेते हैं, क्योंकि केमिकल इक्वेशन के अंदर ही आपको नंबर ऑफ मोल्स की जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है। सो यहाँ पे देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहता हूँ जी H2 रिएक्ट विद Cl2 एंड प्रोड्यूस 2HCl। अब आप ज़रा इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ मोल्स रीड करें तो आप क्या कहेंगे, हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है 1 है, सो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विद हाउ मैनी मोल्स ऑफ क्लोरीन, सो यहाँ पे भी 1 है, सो हम क्या कहेंगे रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ Cl2, 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल क्लोरीन के साथ एंड प्रोड्यूस हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl, सो कितने मोल्स बने, प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ HCl।
सो स्टूडेंट्स, ये होता है किसी भी इक्वेशन के अंदर मोल्स को टैली करना कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो हमें कैसे पता चलते हैं। और हर इक्वेशन में, हर केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो मेंशन होते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सी केमिकल इक्वेशंस को अपने तौर पे भी स्टडी करके देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे टैली किए जाएंगे, कैसे स्टडी किए जाएंगे। सिंपली याद रख लें, केमिकल सिंबल के साथ जो मैथमेटिकल डिजिट होता है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को। और ये चीज़ आगे इस चैप्टर के अंदर थ्रू आउट, अगर आपको मोल्स के ऊपर एक अच्छी ग्रिप बन चुकी है तो अब मेरे ख्याल से ये स्टोकियोमेट्री का चैप्टर आपके लिए समझना बहुत ईजी है। ये सारे पॉइंट्स आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल्स की, हाउ टू कैलकुलेट मोल्स, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। सो हमने थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन को भी देखना है। याद रख लें, जब हम किसी भी चीज़ के मोल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें 3 डिफरेंट फार्मूलाज जो है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं। हम वन बाय वन उनको देखते हैं। फर्स्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, फर्स्ट फार्मूला है और ये आपके चैप्टर की यहाँ से ही बिगिनिंग है, स्टार्ट है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोल्स वी यूज मोल्स इक्वल्स टू mass in grams divided by मोलर mass। हाँ जी, फार्मूला क्या है? किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं mass in grams डिवाइडेड बाय मोलर mass के। यानी अगर आपको किसी भी चीज़ के मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो आपको 2 चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, 2 पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से? mass in grams पता होना चाहिए और जिस चीज़ के मोल्स फाइंड कर रहे हैं उसका मोलर mass आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपसे मैं कहता हूँ हाउ मैनी मोल्स ऑफ कार्बन आर देयर इन 40 ग्राम्स ऑफ कार्बन। आपके पास है जी 40 ग्राम्स कार्बन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन जो है ना ये आपने फाइंड करने हैं। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप अपने तौर पे इसकी अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने n लिखा है, स्मॉल n। तो याद रखें मोल्स जो होते हैं ना इनको हम n, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब देखें आपके पास 40 ग्राम्स कार्बन है और आपने उसके मोल्स फाइंड करने हैं, तो क्या करेंगे? इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। जब भी हमें किसी चीज़ के mass in grams गिवन हो और हमने उसके मोल्स फाइंड करने हो तो हमें मोलर mass कैसे पता चलेगा? देखें मोलर mass क्या होता है? mass ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर mass। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखते हैं एलिमेंट के सिंबल्स लिखे होते हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ऊपर इस तरह की मैथमेटिकली लिखा होता है 12, नाइट्रोजन के ऊपर लिखा होता है 14, ऑक्सीजन के ऊपर लिखा है 16। सो ये इनके क्या हैं? ये इनके मोलर masses हैं। मोलर masses आपको पीरियोडिक टेबल से और आपको जुबानी भी याद होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का मोलर mass कितना है? 12 है और 6 इसका क्या है? एटॉमिक नंबर। इसी तरह नाइट्रोजन 14 क्या है? इसका मोलर mass और 7 क्या है? इसका एटॉमिक नंबर। इसी तरह ऑक्सीजन 16 इसका मोलर mass है और 8 क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है। यानी एटॉमिक नंबर और mass नंबर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि हम जितने भी मोल्स की कैलकुलेशन करते हैं इसमें हम जो एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल से जो चीज़ ले रहे होते हैं ना वो उसका मोलर mass होता है। सो हम अपने इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। सो मोल्स ऑफ कार्बन के लिए mass in grams कितना हो गया? 40 डिवाइडेड बाय 60, कार्बन का मोलर mass कितने? 12। तो इससे आपके पास क्या आ जाएंगे? मोल्स ऑफ कार्बन आ जाएंगे। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी जिसकी मदद से आप किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको उसका mass in grams जो है वो दिया गया। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ जिसके अंदर आपने मोल्स ऑफ दैट स्पेसिफिक सब्सटेंस जो है ना वो खुद कैलकुलेट करना है और फिर उसको कमेंट्स में आपने मेंशन कर देना है कि आपको क्या वो कैलकुलेशन आई है या नहीं आई। सो क्वेश्चन है जी आपका, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। और आपको पता होना चाहिए आपके एंट्री टेस्ट के अंदर इस चैप्टर फर्स्ट से इसी तरह के आपके एमसीक्यूज आते हैं। आपके जो स्टोकियोमेट्री का चैप्टर है इससे आप ये समझ लें कि आपके ईटा के क्वेश्चन है। सो आपके अंदर सामने क्वेश्चन है जी, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 60 grams of sodium, 10 grams of
ऑक्सीजन, 40 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। ये आपका प्रैक्टिस टेस्ट है, आपने इसको खुद सॉल्व करना है। अभी जो आपने मोल्स का फर्स्ट फार्मूला पढ़ा, मोल्स इक्वल है किसके, मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस के। आपको मैंने इन सब का मैस इन ग्राम्स गिवन कर दिया और मोलर मैस आप इनका पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं। सो गिवन मैस को मोलर मैस पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास इन तमाम के क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सो होपफुली आपको आज का ये हम जो स्टोइकियोमेट्री का इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक हमने मोल्स के बारे में जाना, बहुत डिटेल के साथ मैंने या इन डेप्थ अभी इन चीज़ों को लेके नहीं चल रहा क्योंकि चैप्टर का स्टार्ट है, आपका एक रिदम बन जाए तो इंशाल्लाह आगे हम इन चीज़ों को इन डीप कंसेप्चुअली लेके चलेंगे। सो यहाँ तक अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है या कहीं पे कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, सो आप बिल्कुल इस चीज़ को डिस्कस करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ, केमिस्ट्री विद मोहम्मद अली, आप यूट्यूब पे मेरा केमिस्ट्री के लेक्चर्स का चैनल है, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और वहाँ पे कमेंट्स में जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो भी डिस्कस करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको टाइम टू टाइम उनका भी आंसर करूँगा। खुश रहें, सलामत रहें, थैंक यू।